नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक मेरे साथ। आजकल देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है ईडी का पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून, जिसने बड़े बड़े लोगों को खिला दी है जेल की हवा। अब आप देखेंगे कि इसी ईडी के पीएमएलए कानून की चपेट में शिवसेना सांसद संजय राउत भी आ चुके हैं। अब इससे पहले भी इस कठोर कानून के चलते कई बड़ी बड़ी हस्तियां जेल की हवा खा चुकी हैं। अब कोइंसिडेंस तो देखिए, ऐसा भी है कि जिस नेता ने इस कानून को लागू करवाया वो भी इसी के चलते जेल में रहे। पीएमएलए कानून साल 2002 में एनडीए शासनकाल में बना और यूपीए शासनकाल में साल 2005 में ये लागू हुआ। तब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ही इस कानून को लागू कराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। अब संयोगवश इसी कानून के चलते चिदम्बरम को ही 2 महीने से ज्यादा समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पिछले 2 महीनों से सलाखों के पीछे हैं। अब दरअसल महाराष्ट्र में पात्रा चाल घोटाले की जब हम बात करें तो इसके चलते शिवसेना के तेज तर्रार नेता और सांसद संजय राउत भी इसकी चपेट में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी लपेटे में आ चुके हैं। यदि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो एक और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम छगन भुजबल का भी आता है, जो करीब करीब 2 साल तक जेल में रहे। तो पीएमएलए कानून की कार्यप्रणाली की जब बात आती है तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केवल उन मामलों की ही जांच शुरू करता है जिनमें पहले किसी और एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया हो। यानी ईडी के पास भले ही सीधे तौर पर किसी के खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार ना हो, लेकिन यदि उसने मामले में जांच शुरू कर दी तो उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता। कहा जाता है कि पीएमएलए कानून जो है वो बड़ा कठोर है। ईडी के पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून की कठोरता का, उसकी स्ट्रिक्टनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले भगौड़े अपराधी वापस देश लौटने में भी कतरा रहे हैं, जिसमें नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों का नाम शामिल है। और कारण भी है कि कानून के चलते गिरफ्तारी होने का मतलब है कि लंबे टाइम के लिए जेल जाना। अब पहले भी इस कानून के चलते कई बड़े कारोबारी राजनेता जेल जा चुके हैं और कई तो अभी भी सलाखों के पीछे बंद हैं। इन इजी वर्ड्स, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को लीगली कमाए गए धन के रूप में बदलना। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए धन को छिपाने का एक तरीका है और इस प्रकार के गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वाले व्यक्ति को लाउंडर कहा जाता है। और जहां तक बात सजा की है तो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो इसी के तहत अपराध के माध्यम से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है और इसके तहत कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास इसकी सजा का प्रावधान है। 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके साथ साथ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल हैं तो जुर्माने के साथ 10 साल की सजा भी हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर एक वर्डिक्ट आया और हम देखते हैं कि उसके बाद से ही विवाद शुरू है, आलोचनाएं हो रही हैं। मगर इस शो यानी कि प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के जरिए हमारा मकसद उन विवाद या उन आलोचनाओं पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि इस फैसले के मायने को समझना है कि यह फैसला क्या है, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या इससे हमारी जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, उस पर क्या किसी तरीके का कोई खलल पड़ता है। जो इंडिविजुअल लिबर्टी का सवाल है उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचती है, या फिर वो मजबूत होती है, या फिर जो राज्य सरकार है उसको ताकत मिलती है। आज इसी पर हमारा स्ट्रेट टॉक होगा। क्यों? क्योंकि आज इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके पीछे कारण यह है कि आप जानते हैं कि ईडी जो है वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसी संस्था के तौर पर उभरी है जिससे सरकार पर लगातार आरोप लगता है कि वो विपक्षी पार्टियों को डिस्टेबलाइज कर रही है, डिमोरलाइज कर रही है, उन्हें डिमोलिश करना चाहती है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आप गौर करेंगे कि पहले ये जो आरोप है वो सीबीआई पर लगा करते थे,
जब क्या सुनने को मिलता था, सीबीआई बंद पिंजरे का तोता। और अब बारी है ईडी की। लेकिन सेंट्रल एजेंसी के तौर पर ईडी को जो अधिकार मिल गए हैं, उसे लगता है कि विपक्ष पर अब और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे मामले इस वक्त मौजूद भी हैं। यदि आप गौर करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा, कोई भी नेता, खासकर विपक्ष के नेता, उन पर ईडी का कहर ना टूटा हो। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं पर यह कहर कभी टूटता ही नहीं। इसीलिए ईडी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर बात किए जाने की जरूरत है। क्योंकि इस बार तो देखिए, एक महीने से कई नाम सामने आ गए। ममता बनर्जी के आप मंत्रियों को देख लीजिए, पार्थ चटर्जी की बात कर लीजिए, उनके जो संबंध रहे एक अभिनेत्री के साथ, अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से करोड़ों रुपए को जब्त करना, बरामद करना, उसके बाद से लगातार विषय ये रहा। फिर हम संजय राउत की हम बात कर लें, कई ऐसे नामों का जिक्र हमने आपके सामने किया। नेशनल हेराल्ड की आप बात कर लीजिए, देखिए हर दिन ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और उसके बाद तो विपक्ष जैसे सरकार पर अब आग बबूला हो चुका है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस इसको लेकर लगातार आ रहे हैं, जिसके माध्यम से विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। आइए अब आपको सुनाना चाहेंगे उन ऑपोजिशन पार्टीज के रिएक्शन को। पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कर रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो मैं सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। We have at the moment is with the gross misuse of ED. Yesterday we had this extraordinary phenomenon when the Young India office was sealed, but even more, there were barricades outside the residences of our Congress president and former president, and there was also barricade outside our own party office, and my colleagues were saying they were not able to get in. Now that was bizarre. The barricades were lifted, but why was it done in the first place? You know, this is a democracy. Parliament is in session. People have reason to go in and out of AICC office, go in and out of their homes. This is an extremely unreasonable proceeding, and it gives the impression that there is genuinely, as the slogan goes, Tanashahi. And we can't afford to have that in a democracy, because that is ultimately going to do our democracy a colossal amount of damage. So this is our case, but other parties are also protesting. Shiv Sena is protesting what's happening in Maharashtra. We are seeing what is happening in various other states of the country. I don't want to take individual examples. Our concern right now is, you know, when you have an Indian government, a democratically elected Indian government, doing to National Herald what the British Empire had done. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग, जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी
हमारी जीवित रहेगी, क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। तो इसलिए We have at the तो फिलहाल पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर विवाद बहुत ज्यादा है, कंप्लेंट्स भी हैं विपक्ष की, और ऐसे में इससे पहले पिटीशंस भी दाखिल की गई थी, लेकिन सबको नजरअंदाज, सबको कैंसिल करके अभी फिलहाल जो पार्ट्स अभी फिलहाल इस कानून को लेकर ईडी को मिली हैं, उसके बाद से ये लगातार विवाद बना हुआ है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस पर बात किए जाने की जरूरत है, बात स्ट्रेट टॉक पर भी होगी। बहुत से सवाल हैं जिस पर आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर ढेरों विवाद और विपक्ष नेताओं को सरकार के इशारे पर फंसाने का फिलहाल आरोप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को और ताकत दी। क्या आम आदमी के बुनियादी अधिकारों पर ये एक तरीके का आघात है? सवाल ये भी कि क्यों और कैसे ये फैसला आज विवादों में है, और इसी पर स्ट्रेट टॉक करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार ढुलजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जी, थैंक यू। रविंद्र जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को और ताकत दी है, ये जो फैसला आया है उस पर सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। आपका नजरिया क्या है कानून और संविधान के नजरिए से, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, यदि कानून की बात करेंगे तो मैं इस मामले को अभी पढ़ रहा था, इस अमेंडमेंट को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। एक बड़ी लंबी चौड़ी बंच थी पिटीशंस का, लगभग 150-200 पिटीशंस थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के आगे फाइल हुई थी। इसमें जो जो समस्या है, जो चीज थी जो कोर्ट में लेकर के जाई गई, तो वो ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी वर्तमान सरकार के द्वारा 2018-19 के अंदर, जो फाइनेंस बिल के द्वारा एक अमेंडमेंट की गई थी। उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि जिस प्रकार जो है यूनिलेटरल ताकत जो है ईडी को दी गई है पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर अमेंडमेंट के द्वारा, तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन किया जाए। ये एक पहली प्ली थी। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था 2002 का, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसके ऊपर नहीं, उसकी अमेंडमेंट के ऊपर। पहली बात हमें समझनी चाहिए, और अमेंडमेंट 2019 में वो हुई फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करके जो है लोकसभा के अंदर। आपको थोड़ा बता दूं कि फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल वो होता है जो कि एक्सट्रीम अर्जेंट होने के साथ में उसको कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उसे लोकसभा से ही पास करा दिया जाता है। लोकसभा से पास करके उसे फुल एंड फाइनल प्रेसिडेंट के पास में वहां पर सिग्नेचर्स के लिए जो है भेज दिया जाता है। यानी कि जो रूटीन का कानून बनाने का प्रोसेस है जो पार्लियामेंट का, उसे बाईपास करने का एक तरीका है, जो कि एक्सट्रीम इमरजेंट सिचुएशंस के अंदर, या फिर जिस तरह आपका कोई इस प्रकार की जगह पर इसको यूज किया जाता है, रूटीन में नहीं किया जाता। अच्छा। तो जो एक्ट का जो अमेंडमेंट किया गया है वो फाइनेंस बिल के द्वारा किया गया। क्या इसे फाइनेंस बिल के द्वारा किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता, वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। अच्छा। तो जो आज मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मामला वह है जिसमें कि इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया गया है, कि अमेंडमेंट जो की गई है, अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ताकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर टिप्पणी की है कि क्या इसे अमेंड भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ये एक बेसिक सी चीज है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें बहुत सारी चीजें चैलेंज हुई थी। यदि हम रूटीन में देखें गीत, तो भारत के अंदर प्रोटेक्शन है, हमारे आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन है हमारे पास में। इस देश के सभी नागरिकों को अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है। डीके बासु सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें अरेस्ट करने वाले को, जिसको अरेस्ट किया जाता है, उस अक्यूज्ड के कुछ अधिकार थे। उन अधिकारों की प्रोटेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। वो संवैधानिक एक प्रोटेक्शन हमें हासिल है यहाँ पे इस देश के अंदर सभी अक्यूज को, कि भी आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है इसकी जानकारी देंगे। आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, तो आपको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा हर चीज के लिए रिटर्न में। तो इस प्रकार के जो अधिकार है, इन अधिकारों
को कहीं ना कहीं जो नई अमेंडमेंट था उसमें जो है लेकर के जाया गया, और उसमें जो बेसिक डिफरेंस है जो हमारे पुलिस कानून में और इस कानून में, बड़ा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता क्योंकि लीगल डिस्कशन बहुत डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। जी सर। यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट जब हम करते हैं नॉर्मल वे में, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो पुलिस क्या करती है, लिखित में एफआईआर की कॉपी देती है। एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना किसी भी अक्यूज्ड का अधिकार है। ये इस देश का कानून है कि भी यदि आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाएगी जिस प्रावधान के तहत आपको अरेस्ट किया गया। ठीक है। ये प्रावधान ईडी के इसमें जो पीएमएलए जो है उसमें मिसिंग है इस समय। हाँ, इस समय यही विवाद के है। अंदर जी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, कि बहुत इम्पोर्टेंट। जो उसने ये कहा कि भी जो ईडी जब अरेस्ट करता है तो ईडी का हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो उस इंटरनल डॉक्यूमेंट को आप जो है एफआईआर ना माने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ईडी का इंटरनल सर्कुलर है उस जिसके तहत इसको अरेस्ट किया जाता है, उसे एफआईआर ना मान करके जो है केवल अगर ईडी ओरली भी किसी अक्यूज्ड को बता दे कि आपको किस कारण से अरेस्ट किया गया है वो भी काफी है। अच्छा। लेकिन इस चीज को अगर हम लीगली स्पीकिंग तो एक प्रकार से इंटीमेशन इंफॉर्मेशन तो अक्यूज्ड के पास पहुंच गई कि आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन असलियत में यदि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कोई किसी प्रकार का वेंडेटा किया गया, तो उस वेंडेटा को कौन प्रूव करेगा कि भाई कल को ईडी ने एक्चुअल में बताया था या नहीं बताया था जी। क्योंकि उन्होंने तो अपने तो इंटरिम नोटिंग के अंदर उन्होंने लिख दिया कि भी हमने बताया था या नहीं बताया था, इसको कौन प्रूव करेगा। हाँ, पहली चीज। दूसरी जो चीज है महत्वपूर्ण जो इस मामले में है वो ये है कि इस देश के कानून के अंदर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रावधान है, वो यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि कोर्ट के अंदर यह चीज साबित करने की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है, यानी कि अरेस्टिंग एजेंसी की है या जो प्रोसिक्यूट करती है उस एजेंसी की है कि भी हमने इस अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और इस अक्यूज्ड के खिलाफ ये चार्जेस हैं और उसके तहत ये इनके पास में प्रूफ है। यानी कि इस देश के जितने भी आरोपी हैं, अक्यूज्ड को एक अधिकार हासिल है, राइट टू रिमेन साइलेंट, यानी कि चुप रहने का अधिकार। उसे बिल्कुल बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, साबित करेगा। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट में जो ईडी का जो पीएमएलए का जो 2002 वाला जो ये कानून जो अमेंडेड लॉ है उसके तहत जो है इन्होंने पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर रख दिया है। यानी कि मेरे घर के अंदर कथित तौर पर किसी कैश की प्राप्ति होती है तो ये मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये कैश मेरे घर नहीं था। बट आप बड़ा इजी वर्ड में आपने ये हमें समझाया है, लेकिन फिर ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल रविंद्र जी सवाल है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात पर अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, मुझसे पूछताछ हो रही है, तो फिर मैं अपने आप को कैसे फिर डिफेंड करूंगी, कोई और अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? एग्जैक्टली। अब मुझे जब पता ही नहीं, यहाँ पर डिफेंस के अलावा ये जब जो इन दोनों चीजों को आप इसको मिला करके देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये दो क्वेश्चन थे। हालांकि छोटे छोटे बहुत सारे और भी प्रावधान थे जो कि चैलेंज में थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, लेकिन जो अरेस्ट के अलावा बेल के भी प्रोविजंस हैं और इसके अलावा एक और प्रोविजन था पहले जो कि अब हट गया है और जिसके अंदर बदलाव हो गया। पहले ईडी अपने आप से कोई भी जो है प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। इससे पहले किसी अथॉरिटी की कंप्लेंट पे, पुलिस अथॉरिटी की कंप्लेंट पे ईडी जो है इसके अंदर प्राथमिकी दर्ज करता था। आज के दिन में ईडी के पास अपने आप में अधिकार हासिल है, यानी कि ईडी के अधिकारों की एक्सपेंशन तो की गई है, उसके अलावा जो है जो अक्यूज्ड को जो प्रोटेक्शन हासिल थी जो कि बड़ी बेसिक थी प्रोटेक्शन है। हमें समझना चाहिए कि भाई क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल सिविल लॉ की तरह नहीं होता है। ईडी का कानून जो है हमारा पीएमएलए जो है ये कोई सिविल लॉ नहीं है जिसके अंदर की बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि भी मेरे पास में यह प्रॉपर्टी है, तो ये भेदभाव हुआ। मेरे पास ये प्रॉपर्टी है जिस फ्लैट में मैं बैठा हूँ, तो ये मैं प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जी। लेकिन मेरे पास में कैश की को प्राप्ति हुई है या ना हुई है, पुलिस ने मतलब ईडी ने मेरे पास में रेड की थी या नहीं की थी, ईडी ने उसको कंफिस्केट किया था या नहीं किया था, इन सब चीजों को भी जो है
बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि भाई यहाँ पर ये जो मेरे पास में कैश की प्राप्त हुई है ये मैं साबित करूं। बिल्कुल ठीक है, एक जगह पे ये भी साबित होना ठीक है कि भाई मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो कैश था या मनी था या व्हाइट या ब्लैक किसी भी प्रकार का मनी हो। जी 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 क्योंकि जी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी की प्राप्ति हो। मनी हाँ। लॉन्ड्रिंग का मतलब है हाँ। कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनी हो जो कि ब्लैक से जिसे व्हाइट में कन्वर्ट किया जा चुका हो। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही यह होता है कि जब काले धन को सफेद करने में का जो कन्वर्ट प्रोसेस है करना। हाँ उसे ही हाँ मनी लॉन्ड्रिंग रविंद्र जी, मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। हम ये समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, बहुत सारे फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं इसे लेकर। इसे कंटिन्यू रविंद्र जी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पहले तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हम पीएमएलए कानून हम कहें ये इसकी आज चर्चा हम कर रहे हैं जो अमेंडमेंट हुए, और क्योंकि 242 लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, उससे साफ जाहिर होता है कि कई मेजर फ्लॉज एंड ड्रॉबैक्स, हालांकि रिलीफ भी किन बातों को लेकर मांगा गया, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन, हम ये भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो स्वागत रविंद्र जी एक बार फिर से आपका स्ट्रेट टॉक में, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आप वही बात कर रहे थे ना कि पीएमएलए इकोनॉमिक ऑफेंसेस की और सिविल राइट्स की, प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने भेदभाव का बीच में जिक्र किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि पीएमएलए इकोनॉमिक ऑफेंस से हमेशा डील करता आया है और अभी भी करता है। ऐसे में केसेस में बेल मिलना यहाँ पर तो मुश्किल होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल राइट्स के केसेस, जैसे हम हेट स्पीच की बात कर लें, जुबैर भी अभी गए थे, बाद में उन्हें बेल जो है वो इजीली मिल गई। मैं दोनों के बीच के फर्क को अगर समझने की कोशिश करूं और देखो तो फर्क तो काफी ज्यादा ही है दोनों में, सिमिलर नहीं है दोनों, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बेल मिलने वाला जो एक पहलू है उसमें कहीं ना कहीं तरीके का भेदभाव आ चुका है अब? देखिए, बेल को आप जो कहीं ना कहीं बेल के अलावा कन्विक्शन रेट को भी हमें देखना होगा। हाँ। यहाँ पे सेक्शन 45 की इंटरप्रिटेशन तो हम करेंगे, बेल वाली इंटरप्रिटेशन तो होगी ही होगी कि क्या एक्यूट को एंटीसिपेटरी बेल का राइट था या नहीं था, और या केवल रेगुलर बेल हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार के कुछ प्रावधान इसके अंदर बनाए गए। लेकिन यदि हम ये देखें कि जेन्युइननेस देखें हम इसकी, तो हमें समझना चाहिए कि आमतौर पर क्या होता है जब प्रोसिक्यूशन यानी कि अरेस्टिंग जो एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है उसके ऊपर उनके ऊपर देखें तो ऐसे परिस्थिति में कई बार क्या होता है 10 या 11% का जो है कन्विक्शन रेट होता है। यानी कि जिन 100 केसेस में एफआईआर दर्ज की जाती है उसके में से मुश्किल से 10 केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सजा होती है। ऐसा रूटीन में देखा गया है, पूरे विश्व में है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है, ना कि एक्यूज्ड के ऊपर। जी, मतलब एक व्यक्ति जो एक्यूज्ड जिसके खिलाफ कोई आरोप है उसे कुछ भी साबित नहीं करना है, उसे केवल चुप रहना है। ये पूरे विश्व के अंदर एक यूनिफॉर्म कानून है। इसे मतलब हमारे भारत के परिदृश्य में ना देख करके अंतरराष्ट्रीय में देखें। हाँ, ठीक है। ईडी के अंदर एक्यूज्ड की ड्यूटी है साबित करना कि भाई मैं सच्चा हूँ, हाँ, मैं झूठा नहीं हूँ। हाँ। और ईडी ने जो कहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कहा है वह गलत कहा है, ये मैं साबित करूंगा। बिल्कुल अपोजिट बर्डन ऑफ प्रूफ होते हुए भी पिछले अगर 8 साल का मैं डाटा देखूं तो 3010 सर्च की गई, राज्यसभा का डाटा है, 3010 सर्च की गई, उसमें से केवल 23 केसेस में कन्विक्शन हुई है। यस, राइट, 3010 से केवल 23 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर ये हमें देखनी होगी कि 1% से भी कम जो है कन्विक्शन रेट आज के दिन में ईडी की सर्च में है। हाँ। इसका मतलब ईडी वेंडेटा पॉलिटिक्स करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल टिप्पणी होगी। अपोजिशन ने कल एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है और हम यहाँ पर लीगल पहलू को जान रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी करेंगे हम। करना नहीं, अच्छा, उसके ठीक है, ऊपर हम ओके, टिप्पणी ठीक करना है, नहीं चाहेंगे, ठीक है। फैक्चुअल्स के ऊपर हम जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के 112 जो सर्च की गई उसमें एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? इसको ये कहेंगे कि ईडी फाल्सली केस बनाने की कोशिश कर रहा था, या ईडी खुद उस केस को साबित नहीं कर पाया जिसमें केस सच्चा है या झूठा है साबित करने की ड्यूटी भी एक्यूज्ड की है, जिसके खिलाफ वो सर्च हुई है। तो मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है कि भाई इसका ये मतलब है, बड़ा सीधी सी बात है
कि एक मिसगाइडेड मिसाइल के रूप में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को जो है इस देश के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो एक गंभीर स्थिति है कि ईडी को एम्पावर किया जाए, हम खुद मानते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है इंटरनेशनल है। मनी लॉन्ड्रिंग भी इस देश का कानून नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के अंदर कहीं, क्योंकि इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन, जिसके तहत जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून बनाने की 2002 में बात आई थी, वो एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी और एक अंतरराष्ट्रीय जो है सभी देशों की एक यूनिफॉर्म सोच थी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग को कहीं ना कहीं रोका जाए। और मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है कि विदेश से आ रहा पैसा भी हो सकता है और इस देश से विदेश में जा रहा पैसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कानून पूरे विश्व में बनाए गए थे उस समय पर, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो इंडिया में भी बनाया गया था। तो ये अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन थी, उसके तहत इसको जो है इस देश के अंदर लागू किया गया था। आज हमने ईडी को पावर भी दी, एम्पावर किया, सब कुछ किया, बावजूद उसके वो कन्विक्शन नहीं कर पा रहा है जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो आरोप थे कोर्ट ने ये पाया कि निराधार है, यानी कि झूठे हैं। अगर फॉल्स एक्यूजेशन के ऊपर ईडी अरेस्ट करेगा और उसके बाद में केवल 1% से भी कम कन्विक्शन रेट आएगा मामले में, तो उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी एक प्राइम एजेंसी के लिए कुछ हो सकता है कि आप अरेस्ट तो करते हैं लेकिन कन्विक्ट नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि आपकी एक्विजिशन झूठी पाई। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जैसी डाउटफुल वाली नहीं है, क्योंकि डाउटफुल वाली चीज तब होती है जब अक्यूज साइलेंट था और प्रोसिक्यूशन को साबित करना था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर था। अक्यूज ने बाकायदा कोर्ट में साबित किया है कि ईडी ने मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई की है जी, तभी तो उसे बरी किया गया। तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट मैं नहीं मानता कि कुछ है। तो जहां तक बात बेल की है, बेल की प्रोविजंस के अंदर भी इस प्रकार की चीजें है कि एंटीसिपेटरी बेल का आपके पास में अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो कि किसी भी क्रिमिनल लॉ में रहती है, तो उन सबको एलिमिनेट करके ईडी को आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जाकर के केवल यही कह करके एम्पावर कर दिया गया कि भी सोशल क्राइम है। देखिए मैं खुद मानता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक क्राइम जो है ये सोशल क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, क्योंकि ब्लैक मनी को धीरे धीरे सिस्टम के अंदर डाल करके उसे वाइट किया जाता है, उसे इनफिल्टर करके बनाया जाता है, वाइट बना करके देश के इकोनॉमी में लेकर के आया जाता है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी से फेयर इकोनॉमी में, नॉर्मल इकोनॉमी में जी। ठीक मानता हूं। और इसका मिसयूज भी हो सकता है, टेररिज्म में भी मिसयूज हो सकता है। ये पैसा क्या पता कहीं से भी आया हो, वो नारकोटिक्स का भी हो सकता है, टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म फंडिंग का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, और वो हम सब के सामने आ सकता है। क्या पता कोई शॉपिंग मॉल बना हो, क्या पता कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी हो, वो कहीं से भी आ सकता है। मैं मानता हूँ इससे मीनास जिसको किसी भी हालात में खत्म करना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को भी अपील किया है कि इन्हीं रीजन के कारण हमने इस कानून को बनाया था। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इन माइनर चीजों को इग्नोर किया जाए तो बेहतर है, लेकिन इग्नोर तो रविंद्र जी फिर हाँ बिल्कुल, फिर तो हम ये देखिए स्थिति तो देखिए आज भी अभी भी खराब है, मगर पॉलिटिकली नजरिए से भी देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से आरोप सरकार पर लग रहे हैं, आम लोग भी अब जब इस पूरे कानून को अच्छे से समझ रहे हैं तो वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना एक नजरिया इसको लेकर एक जरूर रख रहे हैं। फिर तो हम ऐसे में मानते हैं कि ये जो भी स्थितियां बदली हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, उसके तो बहुत ही दूरगामी असर है। निश्चित तौर पर। अब समझिए, आप देखिए, अब एक ईडी की जांच का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। अब शुरुआत में उनकी स्टेटमेंट को यहाँ पर कोट कर रहे थे, तो वो सामना कर रहे हैं। 2014-15 में जिस जांच को बंद कर दिया गया उसको क्लोज कर दिया गया, ये कह करके कि ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर नहीं मिली है या कोई ऐसा इलीगल वो नहीं मिला है। उस जांच को जो है ईडी कई साल के बाद आकर के फिर दोबारा से खोल देती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस प्रकार की पावर्स ईडी के पास में या किसी भी एजेंसी के पास में क्यों हो कि जब आपने जांच को बंद कर दिया, आपने बाकायदा उस समय इन्वेस्टिगेट किया था, या तो आपने उस टाइम पे गलत इन्वेस्टिगेट किया था। अगर गलत इन्वेस्टिगेट किया था आपके ऑफिसर्स के खिलाफ, आपने क्या कार्रवाई की, तब आपने बंद कर दी। आज आप कहते हैं कि हम उसको दोबारा खोलेंगे, तो देयर इज लाइकलीहुड, लार्ज पॉसिबिलिटी है कि पीछे से डायरेक्ट किया गया कि आप इसे खोलिए। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंटरनल डॉक्यूमेंट को तो आप शेयर करेंगे नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ASIC जो इनका इंटरनल जो आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत जो
इनको ईडी को पावर मिलती है किसी भी एक्यूट को अरेस्ट करने की या उसको क्वेश्चन करने की या सर्च करने की, उसे उस एक्यूट के साथ शेयर ना किया जाए। अब क्योंकि वो पब्लिक में तो आ नहीं रहा है, तो आपको ये पता नहीं है कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे, जिसके कारण से इस प्रकार की को कार्रवाई की गई है। ठीक, हमें समझना चाहिए। तो उस परिस्थिति में क्या ईडी के पास में जस्ट हैरेश करने की भी पावर्स है? वो तो कर सकती है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर है। मैं किसी के घर भी जा सकता हूँ, जाकर के चेक कर सकता हूँ आपके घर पैसा मिला या नहीं मिला, आपके घर ये मिला नहीं मिला। आप हर चीज को हम जो है ब्लैक मनी के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते। बहुत सारे केसेस टैक्स इवेजन के भी है। देखिए, हम आय से अधिक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, टैक्स इवेजन जिसे हम कहते हैं, मैंने 2 लाख रुपया कमाया, लेकिन मैंने टैक्स केवल 1 लाख रुपए के ऊपर भरा और 1 लाख रुपया मैं बचा गया, इसको पर से टैक्स इवेजन कहा जाएगा। इट्स ए सिविल कॉन्सिक्वेंस। इसको इस देश के अंदर क्रिमिनल हालांकि बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे देश है जैसे कि स्विट्जरलैंड है, हमने बहुत सुना है स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर इसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस, आप किसी को सजा नहीं दे सकते केवल इस कारण से कि उसने टैक्स की चोरी की है। लेकिन इस देश में आप दे सकते हैं। हमारे कानून में ये चीज प्रावधान है, टैक्स इवेजन। तो जिस चीज को आप सिविल कॉन्सिक्वेंस में रखेंगे, हमें समझना चाहिए, एक सिविल कॉन्सिक्वेंस था, उसको एक क्रिमिनल का रूप दिया गया है ताकि इस देश में एक डेटरेंट व्यवस्था बरकरार रहे, डराने की व्यवस्था बरकरार रहे और आम लोग डरे टैक्स इवेजन से और चोरी से। तो यदि टैक्स इवेजन का है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। मिक्स कर देते हैं। आय से अधिक संपत्ति एक अलग चीज है और मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि काले धन को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी इकोनॉमी में डाला जाता है, उसे वाइट किया जाता है। जहां पर वह प्रोसेस अपनाया गया है वहां पर ईडी के पास पावर है, उससे बाहर ईडी की कोई पावर नहीं है। ईडी आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बाद आपकी उसमें उसकी स्थापना की गई थी। इनकम टैक्स अथॉरिटी तो तब से थी। तो इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं मिक्स करके लोगों के बीच में प्रचारित किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने तो बहुत सारा काला धन कमाया है, इस व्यक्ति ने बहुत सारा ये कमाया है, तो ईडी की कार्रवाई तो होनी जायज है। नो, बिल्कुल भी नहीं उचित। काला आपने अगर ज्यादा पैसा कमाया और आपने उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया तो टैक्स इवेजन का की प्रॉब्लम है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केवल तब बनती है जब उसको एक गलत प्रोसेस को इस्तेमाल करके उसको व्हाइट इकोनॉमी में दोबारा डाल दिया गया। तो ये चीजें जो ये माइनर चीजें जो आम जनता में नहीं होती है, तो आम जनता के सामने जो पॉपुलर या पॉपुलिस्ट पिक्चर जो सामने लेकर के आई जाती है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब इसे ड्रैकोनियन क्यों कहा जा रहा है ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आम जनता को भी। डेफिनेटली इसे सर उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक अपराध साबित ना हो जाए, आरोपी को बेकसूर मानने वाली इस थ्योरी को ही पूरी तरीके से पलट दिया गया तो ये सही नहीं है। लेकिन कुछ और भी इससे जुड़े हम सवाल हैं जिस पर हम उस पर आपका नजरिया जो है और आपका जो जवाब है जरूर जानना चाहेंगे। रविंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिलहाल तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब ये जरूरी हो गया है कि अधिकारों के इस्तेमाल पर एक कहें विवेकपूर्ण रवैया जो है अपनाने जाने की जरूरत है, ताकि उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की जो कोशिशें हैं वो खुद ही बेअसर हो जाए। ये बड़ी जरूरी बात है। रविंद्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में, क्योंकि समय मेरे पास कम है। मेरे पास बहुत सवाल हैं, बहुत अहम 2 सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले से अब क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बदला है? हाल ही के कुछ बहुत बड़े केसेस हैं, अगर हम यहाँ पर जाकिर जाफरी की बात करें, तीसरा सितलवाड़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो आदिवासियों की हत्या का आरोप और उसकी पिटीशन दाखिल की गई थी पिटिशनर हिमांशु कुमार द्वारा, जो खुद ही पिटिशनर थे, और उस पर उन्हें फिर जुर्माना जो है वो भरना पड़ा 5 लाख का। ये एक तरीके की ना हमें अभी एक डायकोटमी देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर। ऐसा क्यों है? कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्डिक्ट आते हैं जिस पर हमें लगता है कि आम जनता की जो एक कहें लिबर्टी है ना, उसके जो अधिकार हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही कमिटेड है, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये रुख में बदलाव क्या आया है? आप इससे सहमत हैं?
जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जो है मुझे लगता है, विदाउट ऑब्जर्विंग एनीथिंग, बड़ा क्लियर तौर पे दिखता है यहाँ पर कई जगह पर कि इस प्रकार का अन्याय हुआ है कई जगह पर, एक जगह पर नहीं कई जगह पे। जैसे राफेल में, राफेल की भी डिटेल इंटरप्रिटेशन करें तो उसमें भी बहुत सारे फैक्चुअल एरर थे। हालांकि राइट टू रिव्यू इज ऑलवेज देयर, मतलब कि जजेस जो है, जजेस का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वर्डिक्ट हमें समझना पड़ेगा लीगल सेंस में, फाइनल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लीगल हो। मतलब कि ये आवश्यक नहीं है कि वो सही हो, राइट हो, लेकिन वो फाइनल है, ओके, अंतिम है, उसे सही मानना जरूरी नहीं है। मतलब कि मैं उसे फिर भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ टू सम एक्सटेंट विदाउट ऑब्जर्विंग एनीथिंग अगेंस्ट द ऑनरेबल जजेस, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन मैं उसे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ ये कह करके कि इस जजमेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर ये फैक्चुअल एरर्स हैं, जिन एरर्स को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, या फिर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया है, तभी रिव्यूज फाइल होती हैं। अब इसमें, इस मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो ये आपका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी रिव्यू फाइल होगी। जिन फैक्चुअल एरर्स को कथित तौर पर कोर्ट ने इग्नोर किया जजमेंट पास करते हुए, क्योंकि 550 पेज की जजमेंट है, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट जब लिखवाया जाता है, एक इंटरप्रिटेशन की जाती है, इतने लंबे रेंज ऑफ आर्गुमेंट्स हैं जो कोर्ट के माननीय जजेस जो है उनको लिखते हैं और उसके बाद में डिक्टेट करते हैं अपने ओरल ऑर्डर से। कई बार जो है उसमें इस तरह के एरर्स आ जाते हैं जिनको पॉइंट आउट करना कोर्ट के आगे आवश्यक भी हो जाता है। यानी तो कई जगह पर बदलाव है, फैसले को कई जगह पर बदलाव है। और निश्चित तौर पर बदलाव जो है कोर्ट के रूप में, माननीय कोर्ट के रूप में हमको दिखता है। उसके लिए ही कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की चीजें कही जाती रही है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जो दिए जाते हैं, जो पद दिए जाते हैं, उन पदों से बचना चाहिए। जैसे कि बड़ा कंट्रोवर्शियल जिस तरह रंजन गोगोई साहब को जिस तरह राज्यसभा का सांसद बनाया गया, अगर मैं निजी तौर पर भी मैं कहूँ तो पूरी तरह से गलत था। और इस प्रकार का प्रेसिडेंट दोबारा इस देश के अंदर ना ही आए तो इस देश की सवाल तो पहले उठ रहे हैं। हाँ, राइट, बहुत सही बात है। पी सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया गया, वो भी चीफ जस्टिस रहे हैं। आप चीफ जस्टिस से रिटायर होकर किसी को गवर्नर बनाएंगे तो वो नेचुरल किसी जज के दिमाग में बायसनेस क्रिएट कर सकता है कि सरकार मुझे ज्यादा बेहतर एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी में है, सरकार के पास में है एक पॉसिबिलिटी जो है मेरे को एडजस्ट, तो उससे जो है बैलेंस ऑफ इक्विटी जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी जज का जो है खराब होने की संभावना हो सकती है। हालांकि हम कमेंट नहीं करेंगे की है, लेकिन संभावना तो उसके अंदर जताई जा सकती है। यदि कोई चाहते हैं, माननीय जज चाहते हैं कि पोस्ट जो है रिटायरमेंट मुझे कोई रीएम्प्लॉयमेंट मिले, तो नेचुरली वो कोई ना कोई ऐसी चीज करने का प्रयास उनके दिमाग में हो सकता है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की चीज की हो। ठीक है, ठीक है, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। तो सरकार को भी बचना चाहिए और सरकार इनको प्रोएक्टिवली दे रही है, गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश कर रही है लगातार, तो उस चीज के कारण जो है इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो रही है। यदि गवर्नमेंट ये कर दे पोस्ट रिटायरमेंट, आप इसको बिल्कुल साइड में करिए, आप किसी भी प्रकार की रीएम्प्लॉयमेंट इनकी बैन होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस प्रकार का कानून आना चाहिए। जजेस जब रिटायर होते हैं एम्प्लॉयमेंट बैन पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल था, क्योंकि मैं भी जब इस पर पूरी अपनी स्टडी कर रही थी तो एक सवाल था कि इज देयर एनी प्रोविजन इन लॉ टू प्रोसिक्यूट ईडी इफ द केस फॉल्स फ्लैट आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ कि ये जो फैसला आया, क्या इसको पलटा जा सकता है, क्या इसको रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है, रेमेडी है क्या कोई? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि देखिए असली लड़ाई तो संसद में ही होती है। जी देखिए, रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुकी है मेरी जानकारी के अनुसार। मैं आपको बता दूं अच्छा कि अगर नई फाइल हुई है तो अंडर प्रिपरेशन डेफिनेटली है। इसके अंदर लार्ज स्केल पे रिव्यू फाइल होगी। रिव्यू फाइल होने के बाद में दोबारा से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होगी बहुत स्पष्ट तौर पे। अब जब आपने अभी 1 मिनट पहले भी एक क्वेश्चन कह रहे थे कि भाई क्या ईडी के द्वारा फॉल्स एक्यूजेशन करने के बाद में किसी व्यक्ति को
तंग किया जाता है, हरेश किया जा सकता है, तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान या प्रोविजन है जिसमें ईडी को आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? यस, मालिशियस प्रोसिक्यूशन का जो सूट है इस देश के अंदर परंपरागत नहीं हमने देखते हैं, लेकिन बड़े कंट्रीज में जो है जहाँ पे टोर्ट लॉ ऑफ टोर्ट यानी कि सिविल लॉ बहुत एक्सपेंड हो चुका है, जैसे कि अमेरिका जहाँ पे आपकी ऑडियंस है, तो वहां पर मालिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट बहुत कॉमन है। यानी कि किसी भी एजेंसी के खिलाफ एक ऐसा सूट डाला जाए कि भी आपने मेरे खिलाफ झूठा के दायर किया था, जिसे कोर्ट ने बाकायदा मेरिट के ऊपर खारिज किया, ये कह करके नहीं आपके द्वारा जो एक्यूजिशन था वो गलत था। तो ऐसे में व्यक्ति के पास ये अधिकार हासिल है कि कोर्ट में जाए और उस एजेंसी को प्रोसिक्यूट करे जिसने उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई की थी। ये अधिकार इस देश में है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल करने का ट्रेंड इस देश में नहीं है। यहाँ के लोकल जो एडवोकेट्स हैं उनके अंदर भी एक, मैं कहता हूँ कि उनका माइंड भी इस तरीके से एक्सपेंड नहीं हुआ है कि इस प्रकार से अपने क्लाइंट्स को परसुएट करके और उनको इन अधिकारियों के लिए भी कोर्ट में लड़ना सिखाया जाए। जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा इस प्रकार के केसेस में कमी आएगी। यहाँ पे कम से कम 2000 से ऊपर, 2500 से ऊपर तो सूट अगर इस देश के अंदर, इंडिया की जगह अमेरिका में ऐसा हुआ होता कि 3010 सर्च में से केवल 23 कन्विक्शंस, तो अमेरिका में अभी तक उस एजेंसी की रेल बन गई होती। देखिए देसी भाषा में हम समझें तो लेकिन इंडिया में नहीं है, वो एजेंसी अभी भी फ्री है, वो फिर करेगी ऐसा काम और उसके बाद में ऐसा उसके साथ दोबारा होगा। लेकिन इस बीच में जो अक्यूज जिसको गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया, उसकी जो मेंटल हैरेसमेंट है, जो उसकी रेपुटेशन को मलाइन करने का काम किया गया है, उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? That's very important. That's very important. हम फिर यही कहेंगे कि एक आम जनता की भी जो उनकी एक लिबर्टी है उसको एक आघात पहुंचा है। फिलहाल तो भी यही है कि जो भी टेंटेड जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक बिग सेटबैक है। तो पर्सनल लिबर्टी की भी रक्षा करने में विफलता के लिए मेरे ख्याल से ये जो पूरा बदलाव है वो याद जरूर किया जाएगा। रविंद्र जी, यू हैव वंडरफुली एक्सप्लेन द होल थिंग्स, जो कहीं आसान भाषा में जिस तरीके से हमें समझाया, मुझे यहाँ पर समझ में आया और मेरे हर सवाल का जो जवाब है वो बड़ी इजीली तरीके से आपने उसके दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। बहरहाल ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाने के बाद इतना ये जरूर कहेंगे कि जरूरी होगा कि एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं इन अधिकारों के इस्तेमाल से पहले ज्यादा एक विवेकपूर्ण रवैया अपनाए। ये आज के समय की जरूरत है, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है उससे सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल के साथ आलोचनाएं और विवाद खड़े हो रहे हैं, जो कि किसी भी एक लोकतांत्रिक और एक संवैधानिक जो एक ढांचा होता है किसी देश का, उसके लिए एक गहरी चोट होती है, उसके लिए एक गहरा आघात होता है। ये सही नहीं है। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। बने रहिएगा जासिंदी के साथ।